ये दोनों C4H6 है, लेकिन सर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईन है सर, जिसको आप एल्कीन कहते हैं। दिस इज एल्कीन, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, दिस इज एल्कीन। लेकिन ये एल्काइन, तो ये मेरा ईथर है, क्लियर है, बीच में O है, इधर 3 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन। अगर ईथर ईथर ही रहे और एक कार्बन को उधर कर दिया जाए, ये देखिए ये डाई इथाइल ईथर है, एक कार्बन इधर कर दें, अब दोनों तरफ 2-2 कार्बन है सर। ऐसे में यहां 3 कार्बन थे, इधर 1 कार्बन था, यहां 2 कार्बन आ गए, इधर भी 2 कार्बन आ गए, कार्बन उतने ही हैं और फंक्शनल ग्रुप अभी भी इथर है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के क्या बनेंगे, मेटामर्स। इनमें से कौन सा आदमी है जिसमें सबसे ज्यादा कायरल कार्बन है कि इसके अंदर मुझे 2 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं, इसके अंदर मुझे 1 कार्बन कायरल दिखाई, 2 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं और इसके अंदर भी मुझे 2 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं। तो सबसे ज्यादा कायरल सेंटर मुझे यहां दिखाई देते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो सब लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक, मेन टॉपिक पर एक अच्छा सस्ता टॉपिक जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। जिन बच्चों को एक बार इसको रिवाइज करके समझना है वो फटाफट इसको एक बार देख ले। मुझे लगता है कि एक आसान सा टॉपिक है जिसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी होती है और यहां तक आते आते बच्चों को एक रफ आइडिया तो हो ही जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आइसोमेरिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जो हमें पता होती है वो बाद में पता चलता है कि यार डेफिनेशन तो आइसोमेरिज्म की कुछ और है। एक्चुअली जनरली बच्चे डेफिनेशन ये देते हैं कि वो दो लोग एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। बात तो सही है, पढ़ाया तो यही जाता था शुरुआत में, बट अल्टीमेटली वो ये नहीं जानते कि ये जो डेफिनेशन दी गई है वो आइसोमेरिज्म के एक पर्टिकुलर पोर्शन की है जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। यानी एक्चुअल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आइसोमेरिज्म के बारे में एक छोटी सी बात बोलनी चाहिए कि वो दो लोग एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है, बस बात खत्म। लेकिन अब वो अंतर किस वजह से है, यहां से बातें शुरू होती हैं। वो अंतर 2 वजहों से हो सकता है। एक अंतर का रीजन हो सकता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस, यानी मैं और आप एक दूसरे के आइसोमर्स इसलिए हैं, हमारी मॉलिक्यूलर हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर इसलिए है क्योंकि मेरा और आपका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर ऐसा है तो हम दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोले जाएंगे। यानी शुरू में जो हम लोगों को आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दी गई थी वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन थी। अच्छा, क्या और भी कोई वजह हो सकती है हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आने की? बिल्कुल हो सकती है। वो हो सकती है अगर हमारी और आपकी आईयूपीएसी भी सेम हो, दैट मींस स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस न हो फिर भी प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है, तो ये सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि मेरे और आपके अंदर जो ग्रुप्स लगे हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेस या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो अलग, और ऐसे आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी बड़ा सीधा हो गया, वो दो लोग एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है। ये अंतर 2 वजहों से आता है, एक उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से, अगर ऐसा है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और दूसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस न होकर अगर स्टीरियो डिफरेंस है, दैट मींस स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, तो ऐसे में वो स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। यानी जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात निकल के आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी वो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है लेकिन प्रॉपर्टीज का डिफरेंस स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से है, ऐसे आइसोमर्स हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। और फिर हम स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को फटाफट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट होगा जो हम डिसाइड कर चुके हैं, वो यही है कि सबसे पहले आइसोमर्स को हमने या आइसोमेरिज्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से आने वाली या पैदा होने वाली आइसोमेरिज्म, और दूसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से न होकर स्पेस में लगे ग्रुप्स के अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से पैदा होने वाली आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर मैं स्टीरियो को कैटेगराइज करना चाहता हूं तो ये ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में बांटा जा सकता है, और इसी तरह से अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कैटेगराइज करूं यानी स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज में अंतर अगर आता है तो उनको हम इस तरह से फंक्शनल आइसोमर्स में, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में, मेटामेरिज्म में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में या टॉटोमेरिज्म में बांट सकते हैं। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो ये तमाम तरीके के हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को आप अलग बोल सकते हैं या फिर कन्फर्मेशन आइसोमर्स को भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है?
चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत सीधी सी बात, हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे पहले चेन या न्यूक्लियर आइसोमरिज्म की बात करेंगे। बड़ा सीधा नाम सजेस्ट करता है, नाम ये कह रहा है कि भैया कहां चक्कर में पड़े हो, हमारा और तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन हमारी और आपकी जो पेरेंट चेन है, जो हमारी और आपकी मेन चेन है, वही अलग है। और अगर हमारी और आपकी मेन चेन में अंतर आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स बोले जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन हमारी पेरेंटल चेन अलग है। सर इसका मतलब है हमारी और आपकी आईयूपीएसी अलग है, इसका मतलब है हमारी और आपकी शक्ल अलग है, इसका मतलब है हमारा आपका स्ट्रक्चर अलग है। और अगर हमारा आपका स्ट्रक्चर अलग है तो हम दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। बहुत सीधे से एग्जांपल की बात करें तो साफ दिखाई देता है। सर यहां पर जो आपने चेन ली है वो 4 कार्बन की चेन है, सीधी सीधी चेन है, यानी ये पेरेंटल चेन 4 कार्बन की, जिसका नाम रखने के लिए आप इसको ब्यूटेन बोल सकते हैं। आपको आईयूपीएसी में ये बात बताई गई। दूसरी बात, सर यहां पर जो मेन चेन डिसाइड की जाएगी, अगर आप देखें तो सर ये मेन चेन ये ली जा सकती है, कोई भी ये मेन चेन ली जा सकती है। सर ये 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है, चेन ही अलग है। सर इसका मतलब अगर पेरेंट चेन अलग आ रही है तो आप पक्का चेन या न्यूक्लियर आइसोमरिज्म की बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? और एग्जाम्पल देख सकते हैं, नेक्स्ट और भी तमाम के एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पोजिशनल आइसोमरिज्म की बात की जाती है। सर पोजिशनल आइसोमरिज्म क्या है? चेन तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में अगर अंतर आ रहा है तो आप पोजिशनल आइसोमर्स बोले जाएंगे। यानी सर हमारी और आपकी पेरेंटल चेन सेम है, हमारी आपकी पेरेंटल चेन में अंतर नहीं है, क्योंकि अगर पेरेंटल चेन में अंतर होता या मेन पेरेंट चेन में अंतर होता तो मैं फिर चेन आइसोमरिज्म में घुस जाता। सर पेरेंटल चेन तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, या फिर साइड चेन की पोजीशन अलग है। सर ऐसे में हम आपके पोजिशनल आइसोमर्स बोले जाएंगे। और बड़ा सीधा सा एग्जांपल लिया जा रहा है। सर ये देखिए पेरेंटल चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये एक यहां से ले लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सर ये पेरेंटल चेन 3 कार्बन की। चलिए ठीक है, इधर आते हैं, यहां पर भी अगर आप गौर करें तो सर ये पेरेंटल चेन भी 3 कार्बन की। इसका मतलब ये हुआ सर ये चेन आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स तो नहीं है, ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है। लेकिन सर अगर ध्यान से देखें तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अरे सर मेन फंक्शनल ग्रुप है, सारी दुनिया इसी से बर्बाद है। सर ये जो अल्कोहलिक ग्रुप लगा है ये OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप यहां लगाया गया है ये सर एक केस में तो पहले नंबर पे लगा है और अगर गौर से देखें तो एक केस में सर ये दूसरे नंबर पे लगा है। यानी अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो सर मुझे इसकी पोजीशन अलग अलग नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी पोजीशन बदल रही है, और अगर इसकी पोजीशन बदल रही है तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स होंगे। और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। सर यहां देखिए साफ दिखाई देता है, सर 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन वहां भी है। सर ये पहले नंबर पर ब्यूटीन है, सर ये फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहां सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है। सर आजकल इसको ब्यूटवानिन या ब्यूटीन 1 कहा जाता है या 1 ब्यूटीन कहा जाता है, और उसको 2 ब्यूटीन का नाम दिया जाता है। सर पेरेंटल चेन सेम होने के बाद डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर आ रहा है। सर ये तो पक्का पोजीशनल आइसोमर्स होंगे। और एग्जांपल लिए जा सकते हैं। सर ये देखिए, सर ये पेरेंटल चेन तो हमें 4 कार्बन की दिखाई देती है, लेकिन सर क्लोरो फर्स्ट कार्बन पे लगा है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखें तो सर पेरेंटल चेन तो हमें 4 कार्बन की दिखाई देती है, लेकिन क्लोरो हमारा सेकंड पोजीशन पे लगा है। सर फिर वही हुआ, सर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल रही है, मेन चेन के अंदर सेम है सब कुछ मामला। ऐसे में ये फिर हमारे पोजीशनल आइसोमर्स होंगे। इसको 1 क्लोरो और इसको 2 क्लोरो का नाम दिया जा सकता है। दिस इज 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से अगर बात करें इन दोनों को देखते हैं। सर ये देखिए, सर ये 5 कार्बन की पेरेंटल चेन, वाह क्या खूबसूरत 5 कार्बन का पेंटेन बना है, लेकिन इस पेंटेन में सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है, और यही खूबसूरत पेंटेन तो सर यहां भी नजर आता है, लेकिन इस खूबसूरत पेंटेन में तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा है। सर ये 2 मिथाइल पेंटेन होगा, वो 3 मिथाइल पेंटेन होगा, है तो सर दोनों पेंटेन, इसलिए ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में अंतर की वजह से ये पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स बड़े इंपॉर्टेंट आइसोमर्स हैं, बड़े सीधे से आइसोमर्स हैं। नाम बिल्कुल साफ कह रहा है कि भैया ऐसा ये तो मेन आदमी होता है। सर हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो तभी करेंगे जब मैं और आपके फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। अरे तो फिर तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। अरे इसी वजह से तो आइसोमरिज्म पैदा हो रही है। ऐसे दो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग हैं, और जब तुम जानते हो फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं तो प्रॉपर्टीज तो बदलती ही बदलती हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को सबसे ज्यादा गवर्न करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं
फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की बात करूं तो बहुत सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी अगर फंक्शनल ग्रुप में अंतर आ गया, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे लोग मेरे आज से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोले जाएंगे। और बड़ा सीधा सा इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। सर हमने सुना है अल्कोहल्स को अगर देखा जाए और ईथर्स को देखा जाए, वो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। बहुत सीधा सा एग्जांपल है सर, ये देखिए आप, CH3OCH3 ले लिया जाए या फिर CH3CH2OH ले लिया जाए, सर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। पहले वाले का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H6O है और दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज में दुनिया जानती अंतर है। इथाइल अल्कोहल, वाह, और दूसरा हमारा मिथॉक्सीमीथेन, सर ये दो वो लोग हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बिल्कुल अलग हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर इसलिए है क्योंकि एक आदमी ऐसा है जिसको ईथर की कैटेगरी में डाला जाता है और एक आदमी ऐसा है इसको तो आजकल ईथर कहते हैं और इसको अल्कोहल कहते हैं। और ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स माने जाएंगे, यानी ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। दूसरी बात, इसी तरह से अगर मैं कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को कंसीडर करूं, आप ध्यान से देखिए, दिस इज C डबल बॉन्ड O, बीच में क्या बना, ये कीटोन है सर, इसको आप कीटोन मानिएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें C डबल बॉन्ड O बाहर की तरफ है, इसको एल्डिहाइड मानिएगा। यानी कीटोन और एल्डिहाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ईथर्स और अल्कोहल्स भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप्स कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो साफ दिखाई देता है सर, RCN ले लो और RNC ले लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन एक तो साइनाइड होता है और एक आइसोसाइनाइड होता है, यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स, एक आदमी प्रोपेनोइक एसिड है और एक आदमी आप ध्यान से देखें तो मिथाइल इथेनोएट है। साफ दिखाई देता है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा वाला आदमी CH3C डबल बॉन्ड OOCH3 है। एक आदमी एस्टर है और एक आदमी एसिड है, और एसिड और एस्टर एक दूसरे के पक्का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो दिस इज C3H6O2 और अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो दिस इज C3H6O2। सर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने के बावजूद भी ये दोनों के मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में अंतर है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सिमिलरली अगर बात करें तो नाइट्रोएल्केन्स और अल्केन नाइट्राइट्स, RNO2 एंड RONO, ये दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो है और एक फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइट है। इसका मतलब ये हुआ दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अंतर इस बार फिर से किस वजह से आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के अंतर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट ले ले तो साफ दिखाई देता है कि सर कभी कभी मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में भी आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाई दी जाती है क्योंकि ये एक आइन है जिसको आप एल्काइन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दिस इज एल्काइन। और अगर आप इसको देखें, मजे की बात क्या है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। ये 4 कार्बन है, C4H6 के नाम से जानी जाती है। ये भी 4 कार्बन है, C4H6 के नाम से जानी जाती है। ये दोनों C4H6 है, लेकिन सर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईन है सर, जिसको आप एल्कीन कहते हैं। दिस इज एल्कीन, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, दिस इज एल्कीन। लेकिन ये एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भले ही सेम हो, लेकिन ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं और जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। सो ईन और आइन सिस्टम भी कभी कभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल और एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दिस इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल, जिसको आप एलाइलिक अल्कोहल कह सकते हैं। एलाइलिक अल्कोहल मतलब एक ऐसी पोजीशन जो एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। और ये और ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में एक तो अल्कोहलिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोनिक ग्रुप है, और ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ये तीनों लोग एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में आने चाहिए। क्लियर है? सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लिया जाए एरोमेटिक अल्कोहल्स की अगर आप बात करें, दिस इज अ नॉर्मल अल्कोहल विद दिस एरोमेटिक सिस्टम, सो दिस मस्ट बी एन एरोमेटिक अल्कोहल। ये एक एरोमेटिक अल्कोहल हो गया।
नॉर्मल अल्कोहल जिसे आप कहते हैं, नॉर्मल अल्कोहल, ये अल्कोहल। लेकिन अगर आप उसको देखें तो वो एक ऐसा ऑल है जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH लगा। आप समझिएगा बात को, डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगा OH हमेशा इन ऑल के नाम से जाना जाता है। दिस इज इन ऑल, सो दिस इज पक्का सर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो नॉर्मल अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप से अलग होगा। सर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में आने चाहिए। और फिर लास्ट में एक बड़ी सीधी सी कहानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। सो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, आप देख लीजिए इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो दिस इज C3H कितना आ जाए, 3 2 5 2 7 2 9 H9N। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C3H9N और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C3H9N। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन, एक टर्शियरी अमीन है, और इसलिए ये तीनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में डाले जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या कहता है? मेटामेरिज्म ये कहता है भाई साहब ये ऐसी आइसोमरिज्म है जिसके अंदर एक मल्टी वैलेंट एटम होगा जिसके अगल बगल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बदलने से नए नए आइसोमर्स पैदा किए जा सकते हैं। यानी एक ऐसा आदमी जो एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, एक ऐसा आदमी जिसके अगल बगल कार्बन्स लगाए जा सकते हैं। तो अगर आपने उस आदमी के अगल बगल कार्बन्स के नंबर को दाएं बाएं करना स्टार्ट कर दिया तो जो नया आइसोमर तैयार होगा उसको मेटामर का नाम दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से कार्बन को अगल बगल करने से आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगल बगल करने से आपका अल्कोहल ईथर बन गया, ईथर अल्कोहल बन गया, एसिड एस्टर बन गया, एस्टर एसिड बन गया। अगर इस तरह की कोई बदतमीजी हो रही है तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में शिफ्ट कर जाएगा, न कि मेटामरिज्म में। यानी आपके फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होने चाहिए। ऐसे में किसी मल्टीवैलेंट एटम के अगल बगल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप खेलते रहिए, आपको नए नए मेटामर्स मिलते रहेंगे विदाउट चेंजिंग द फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे बात को? जैसे आप एग्जांपल ले लें, जो आपके मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे O हो गया, S हो गया, N हो गया, CO हो गया। आप इनके अगल बगल कार्बन को छेड़िए। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। अगर गौर से देखो तो तुम्हें यहां दिखाई देगा, पहला केस बनाया गया है जिसमें CO ग्रुप उसके अगल बगल कार्बन को छेड़ा जा रहा है। यहां 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन। ठीक है, इधर आते हैं, यह आपका CO ग्रुप। अब करा क्या, उधर से एक कार्बन उठा के इधर कर दिया। यानी अगर मैं इधर से एक कार्बन उधर कर दूंगा तो अब यहां 3 कार्बन हो जाएंगे, लेकिन यहां एक ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या मेरा फंक्शनल ग्रुप बदला? नहीं सर, आप पहले भी कीटोन थे, अब भी कीटोन है। इसका मतलब क्या हुआ सर? बिना फंक्शनल ग्रुप को बदले आपने एक कार्बन को उधर कर दिया। इस केस से आपने एक नया आइसोमर पैदा किया जिसमें ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? मेटामर। सिमिलरली अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सीधा सा दिखाई देता है। इस केस में अगर आप देखें तो ये मेरा ईथर है, क्लियर है, बीच में O है, इधर 3 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन। अगर ईथर ईथर ही रहे और एक कार्बन को उधर कर दिया जाए, ये देखिए ये डाई इथाइल ईथर है, एक कार्बन इधर कर दें, अब दोनों तरफ 2 2 कार्बन है। सर ऐसे में यहां 3 कार्बन थे, इधर 1 कार्बन था, यहां 2 कार्बन आ गए, इधर भी 2 कार्बन आ गए, कार्बन उतने ही हैं और फंक्शनल ग्रुप अभी भी ईथर है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के क्या बनेंगे? मेटामर। सिमिलरली अगर तीसरा केस बनाए तो इसमें नाइट्रोजन को लिया जा सकता है, 2 कार्बन इधर हैं, 2 कार्बन इधर हैं। आप आसानी से कार्बन्स को दाएं बाएं करके उसके आइसोमर्स बना सकते हैं। यहां 3 कार्बन हो गए और यहां 1 कार्बन हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ही एक दूसरे के मेटामर्स होंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप एक कार्बन और उधर कर दे तो ऐसे में सिर्फ ये प्राइमरी अमीन बन जाएगी। अभी ये कौन सी अमीन है? सेकेंडरी। अगर आपने इस एक कार्बन को भी उधर कर दिया तो ऐसे में ये प्राइमरी अमीन होगी, और प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन एक दूसरे के मेटामर्स नहीं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्लियर है? यानी आपकी ये हरकत कार्बन को दाएं बाएं करने वाली किसी मल्टीवैलेंट कार्बन के या मल्टीवैलेंट एटम के दाएं बाएं कार्बन्स को हिलाने से आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, तब आप क्या बनेंगे? मेटामर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइसोमरिज्म की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म है, टॉटोमरिज्म की बात करते हैं। टॉटोमरिज्म बड़ी यूनिक आइसोमरिज्म है जिसमें यह कहा गया था हम और तुम एक दूसरे के टॉटोमर सिर्फ तब बोले जाएंगे जब हम और तुम एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो लेकिन इंटर कन्वर्टेबल हो। यानी हम और तुम अगर एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी हम दोनों एक दूसरे के साथ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें, भले ही वो इक्विलिब्रियम किसी एक ही डायरेक्शन में ज्यादा रहता हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम और तुम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें तो हम दोनों फंक्शनल ग्रुप आज से टॉटोमर्स का नाम रख लेंगे।
यानी ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप्स जो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? टॉटोमर्स। जिसका बड़ा सीधा सा और बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लिया जाता है कीटोन्स और इनॉल्स। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्यों सर? एक तो कीटोन है, ठीक, और एक इनऑल है। साफ समझ में आता है सर? कीटोन, इनऑल, सर ये तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो फिर तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। नहीं 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 सर, ये इंटर कन्वर्टेबल है। क्या बदतमीजी है सर, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप तो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्टेबल है, तो आपने इसको टॉटोमर बोल दिया। ये कैसे पता चलता है कि ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं या नहीं होते? यानी ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इंटर कन्वर्टेबल हैं, और वो क्यों इंटर कन्वर्टेबल? बहुत सीधी सी कहानी है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट कर रहा है तो सिर्फ उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स का होना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें, और ये एक छुपी सी कहानी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन मेरा sp2 कार्बन, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप जानते हो तो sp3 कार्बन ये है। sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर यह हाइड्रोजन है, जिसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। समझ रहे बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो ऐसे में इस आदमी के अंदर अचानक एक ड्राइविंग फोर्स पैदा होता है, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन कह सकते हैं। यानी इसके अंदर एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। बिल्कुल सही है। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को आप हटाते थे, इस H को प्लस देते थे, इस कार्बन को माइनस देते थे, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन करता क्या था? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करते थे, जिसको आप हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन कहते हैं, तो ये O इस H के साथ जुड़ता जाता। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सीधी सी सिचुएशन है। अगर आपने ये कंपाउंड ले रखा है RC डबल बॉन्ड O, एक ऐसी एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, RC, यहां H लगा है, यहां कुछ भी ले लेते हैं R डैश, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O H। अगर आप ध्यान से देखें तो ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस करेंगे, इस H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये H और ये O आपस में जुड़ने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो शक्ल क्या होगी? अगर ऐसा हुआ तो सर R यहीं रहेगा, C यहीं रहेगा, R डैश यहीं रहेगा, लेकिन अब इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, H यहीं रहेगा, ये O सिंगल हो जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा। सर कमाल हो गया, ये तो कीटो फॉर्म थी, और ये कीटो फॉर्म इस ड्राइविंग फोर्स की वजह से, किस ड्राइविंग फोर्स की वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये आदमी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनॉल में। उसके बाद जब इनॉल बन जाएगा तो वो इनॉल क्या कहेगा? इनॉल कहेगा अरे मेरे पास लोन पेयर है ऑल्टरनेट डबल पोजीशन पर, मैं तो रेजोनेंस भी कर सकता हूं। और अगर इसने रेजोनेंस किया तो क्या होगा? अगर इसने रेजोनेंस किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इस H को प्लस के फॉर्म में निकाला जाएगा और इसको ऊपर जोड़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? आप वापस जुड़ सकते हैं। अगर आप वापस जुड़ सकते हैं तो ऐसे में आप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आप वापस चले जाएंगे, और आपकी शक्ल अब कैसी दिखाई देगी? अब आपकी शक्ल दिखाई देगी कुछ ऐसी, जिसको आप क्या बोलेंगे? वापस कीटो। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है वो रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। यानी बड़ा क्लियर सा फंडा है। मैं चाह रहा हूं कि सारे बच्चे इस बात को जरूर याद रखें कि जो ड्राइव कर रहा है, इस तरह के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को जो ड्राइव कर रहा है एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट करने में, वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट है। और बिल्कुल साफ दिखाई देता है, द डोमिनेटिंग इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। सो अल्टीमेटली वापस जाना जो कि रेजोनेंस की वजह से है, इनॉल का कीटो में आना वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, और वापस सामने जाना वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। सारी दुनिया जानती है रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेट करता है, इसलिए बैकवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट कम होगा, इसलिए इनॉल फॉर्म्स कम और जनरली कीटो फॉर्म्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर है ये वाली बात? सबको ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, कीटो फॉर्म्स के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए CO से इनॉल बनाना ये कोई बहुत खूबसूरत बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस CO, कीटो फॉर्म्स आर ऑलवेज मोर देन इनॉल फॉर्म्स, बट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर इनॉल्स कैन बी मोर। मैं अभी बात करता हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप टॉटोमरिज्म की बात करते हैं तो टॉटोमर्स मैं और तुम इसलिए हैं क्योंकि मैं और तुम एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, प्लस इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स है। अगर हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स ना होता तो हम सिर्फ क्या होते? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सर ऐसे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ये दोनों भी थे, CH3 CH2 OH, बिल्कुल सही है, और ये भी तो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ही हैं, ये देखिए। लेकिन सर ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। आप समझिए क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर ड्राइविंग फोर्स नहीं।
ना इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ना रेजोनेंस इफेक्ट है, ना इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ना रेजोनेंस इफेक्ट है। सर ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। सो दे आर ओनली व्हाट, दे आर ओनली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये सिर्फ एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में डाले जाएंगे। आप इनको टॉटोमर्स का नाम बिल्कुल ना दे, ये गलत माना जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ ऐसे कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो इंटर कन्वर्टेबल होंगे ड्यू टू सम ड्राइविंग फोर्स, वो क्या मान लिए जाएंगे, एक दूसरे के टॉटोमर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, इनमें से कौन से लोग हैं जो टॉटोमरिज्म शो करेंगे, करेंगे। चलिए, तो साफ दिखाई देता है सर, ये एक इनॉल है और इनॉल को टॉटोमराइज करने, इनॉल कौन सा था सर, उधर वाले को इधर लाना, हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट से। क्या यहां रेजोनेंस इफेक्ट है? अरे वाह सर, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देता। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, तरीका क्या था, लोन पेयर अंदर, डबल बॉन्ड बाहर, और ये H उछल के वापस चिपक जाएगा। सर मस्त इसका इनॉल बनाया, एक कीटो फॉर्म तैयार किया जा सकता है। इधर चेक करते हैं, इसको अगर मैं देखूं तो सर ये कीटो है। कीटो किसमें कन्वर्ट होता है? इनॉल में। किस ड्राइविंग फोर्स से? हाइपर कॉन्जुगेशन से। सर बिल्कुल है, ये sp2 कार्बन है और इसके बगल में ये sp3 कार्बन है जिसपे क्या लगा है, हाइड्रोजन। पक्का सर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा और ये टॉटोमराइज कर सकता है। इसी तरह से अगर इसको चेक करें तो साफ दिखाई देता है सर, ये आपका sp3 कार्बन जिसपे हाइड्रोजन है, ये sp2 कार्बन है, ये भी आपका sp3 कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन है। ये पक्का टॉटोमराइज शो कर सकता है। लेकिन सर यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरी कीटो फॉर्म्स है, और कीटो फॉर्म्स किसमें कन्वर्ट होती हैं? इनॉल फॉर्म में। किस इफेक्ट से? हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? किसी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन, जिसको आप अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। सर ये भी sp2 है, बहुत बढ़िया, क्या काम की बात कर रहे हैं, ये भी sp2 है, बगल वाला भी sp2 है, उसके बगल वाला भी sp2 है। अरे सर कितना भी दूर चले जाइए, मुझे तो सारे कार्बन sp2 दिखाई देते हैं। ऐसे में सर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमारे अंदर नहीं है, यह आदमी टॉटोमरिज्म शो नहीं कर सकता। क्लियर है? यानी बड़ा सीधा सा है सर, कीटो इनॉल में इसलिए कन्वर्ट हो रहे थे क्योंकि उनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है जो ड्राइव कर रहा था, और इनॉल वापस कीटो में आ रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा इफेक्ट है जिसको रेजोनेंस इफेक्ट कहा जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक सिंबॉलिक सिस्टम बनाया गया है, आप ये नहीं कह सकते कि यह रेजोनेंस ही है, बिकॉज रेजोनेंस में एटॉमिक मूवमेंट नहीं होता, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है। हम तो यहां पर पूरा का पूरा एक एच उठा के वहां शिफ्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी रेजोनेंस। अल्टीमेटली दिस इज नॉट द केस ऑफ रेजोनेंस। आप साफ साफ टॉटोमर्स को और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि टॉटोमर्स के अंदर एटॉमिक मूवमेंट दिखाई देती है, जबकि रेजोनेंस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है, किसी भी तरह का कोई एटॉमिक मूवमेंट दिखाई नहीं दे सकता। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि कुछ और तरह के टॉटोमर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, अब तो कुछ भी बता सकता हूं मैं। सर मुझे ड्राइविंग फोर्स दिखा दीजिए, मैं आंसर बता दूंगा। साफ दिखाई देता है सर, फिनॉल और कीटो भी एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। क्यों है फिनॉल कीटो टॉटोमर्स? क्योंकि सर इनके अंदर ड्राइविंग फोर्स है। कैसे है सर? ये देखिए कीटो जैसा लगता है, ये देखिए बगल में sp3 है। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन सिचुएशन दिखती है? बिल्कुल दिखती है सर। ये पक्का टॉटोमरिज्म शो करेगा। एक केस में सर फिनॉल बनेगा और एक केस में ये कीटो है। सो दिस इज कीटो फिनॉल टॉटोमरिज्म, कोई शक नहीं है। इसी तरह से सर देखें, सर ये कीटो जैसा दिखता है, मैं कीटो नहीं बोल रहा हूं, मैं कीटो जैसा बोल रहा हूं। दिस इज कीटो जैसा। और अगर ये कीटो जैसा है तो कौन सा फोर्स ढूंढोगे? सर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बगल में दिखता है? दिखता है सर, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन मेरा sp2 है, ये वाला नाइट्रोजन मेरा sp2 है, और इसके बगल वाला कार्बन मेरा sp3 है। सर मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन मिल गई, पक्का ये आदमी टॉटोमराइज करेगा। सर नाइट्रोसो फॉर्म ऑक्साइम में कन्वर्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नाइट्रोसो और ऑक्साइम एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स। विच ड्राइविंग फोर्स? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड वापस आना रेजोनेंस। आप देख लीजिए सर, रेजोनेंस चल रहा है, ये देखिए लोन पेयर अंदर आएगा, डबल बॉन्ड बाहर निकलेगा। हालांकि ये रेजोनेंस नहीं है, बट द ड्राइविंग फोर्स इज रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस के इन लोन पेयर के रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक नया आइसोमर तैयार किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये नाइट्रोसो ऑक्साइम भी एक दूसरे के टॉटोमर्स माने जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाइट्रो एसी भी एक दूसरे के टॉटोमर्स हो सकते हैं। नाइट्रो एसी के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये नाइट्रोजन sp2 है, ये sp3 है, सर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये पक्का हमारा टॉटोमरिज्म शो कर सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी टॉटोमरिज्म बिल्कुल दिखाई जा सकती है ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एकदम साफ दिखाई देता है। ये ऐसी फॉर्म बनेगी, ये नाइट्रो फॉर्म है, नाइट्रोसोन, दिस इज नाइट्रो फॉर्म, नाइट्रो एसी।
तो ये नाइट्रो फॉर्म है और नाइट्रो फॉर्म ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर ऐसी फॉर्म को वापस नाइट्रो में लाना है तो कैसे सर? ये देखिए इन ऑल टाइप का, इन ऑल, और क्या देखते हैं इन ऑल में? रेजोनेंस। सर ये देखिए ये अंदर आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और एच उठा के वापस पटक दीजिएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसी फॉर्म। नाइट्रो फॉर्म ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगी सर, इसके अंदर इक्यू एनर्जी रेजोनेंस की सिचुएशन है, दिस इज इक्यू एनर्जी रेजोनेंस, सो नाइट्रो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस ऐसी फॉर्म। क्लियर है? इसी तरह से सर इमीन इनेमाइन को भी देखा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक इमीन सिस्टम है, एक इनेमाइन सिस्टम है। इमीन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखें तो ये कीटो जैसा है, समझिए बात को, मैं फिर वही बोलूंगा, ये कीटो नहीं है, ये कीटो जैसा है। और जहां पर भी मुझे कीटो जैसा दिखता है मैं कौन सा इफेक्ट ढूंढता हूं? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों कीटो जैसा है? बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ या सी डबल बॉन्ड एन। बात समझिए, तो कीटो जैसा क्या दिखवाता है? अगर इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिला तो ये किस में कन्वर्ट होगा? अपने टॉटोमर में, क्योंकि इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे एक हाइड्रोजन दिखाई देती, अल्फा पोजीशन, सर इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स आ गया सर, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, ये पक्का आगे जाएगा, आगे जाएगा तो अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसको इनेमाइन बोलेंगे। अगर इसको वापस आना है तो आपको रेजोनेंस देखना पड़ेगा। ये देखिए सर रेजोनेंस साफ दिखाई देता है, एच उठा के वापस पटक देंगे। सर बिल्कुल क्लियर है, ये आगे भी जाएगा, ये पीछे भी जाएगा, इसके पास आगे जाने का फोर्स भी है और इसके पास पीछे आने का भी फोर्स है। ये पक्का किस में कन्वर्ट होगा? ये पक्का टॉटोमर बनाएगा। सर ये दोनों भी एक दूसरे के टॉटोमर्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। यानी आप नाइट्रो ऐसी या इमीन इनेमाइन की बात करें या फिर इससे पहले वाले केसेस की बात करें, ये सारे लोग एक दूसरे के टॉटोमर्स हो सकते हैं। ये अलग केसेस होंगे जो टॉटोमरिज्म को एक्सप्लेन करते होंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं, ये पांचवा केस भी बनाया जा सकता है जो हमारे टॉटोमरिज्म को रिप्रेजेंट करता है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन या फिर एच एन ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड फॉर्म भी हमारे एक दूसरे के टॉटोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे ये 5 केसेस टॉटोमर्स के अलग से ध्यान रखने, अदरवाइज कीटो इनॉल टॉटोमर्स तो हैं ही। जिसका ज्यादा अच्छा फॉर्म कौन सा है? कीटो। क्यों? क्योंकि कीटो के अंदर सीओ ग्रुप है जिसको तोड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रखता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया? सर कीटो फॉर्म बनता है रेजोनेंस इफेक्ट से और इनॉल फॉर्म बनता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। ज्यादा डोमिनेटिंग तो रेजोनेंस होता है, इसलिए कीटो के बनने की संभावनाएं ज्यादा है, इनॉल के पास जाने की संभावनाएं कम है, जिसकी वजह से कीटो फॉर्म्स ज्यादा माने जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे भी केसेस बन सकते हैं जिसमें कीटो फॉर्म्स से ज्यादा इनॉल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट केसेस बनेंगे जिनकी बात करें तो सबसे पहला केस दिखाई देता है, एक ऐसा केस जिसके अंदर हमारा जो इनॉल फॉर्म है वो कॉन्जुगेशन में आ जाए। यानी हमारा इनॉल फॉर्म जब कॉन्जुगेशन में लंबे रेजोनेंस में आ जाता है तो इस रेजोनेंस की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से अब भले ही कीटो ग्रुप का सीओ ग्रुप ज्यादा एनर्जी तोड़वाता हो, ज्यादा एनर्जी मांगता हो, लेकिन हमारी निकलने वाली एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनॉल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे कि इस आदमी को देखते हैं, इस आदमी को देखो तो ये sp2 है, इसके बगल वाले sp3 पर हाइड्रोजन है, साफ दिखाई देता है। सर ये पक्का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से किस में कन्वर्ट होगा? इनॉल में। तो ये कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जो इनॉल आपका बनता है ये इनॉल क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, दिखाई दे रहा है, ये इनॉल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दिस इज कॉन्जुगेशन, लंबा रेजोनेंस। सर इस कॉन्जुगेशन की वजह से सर इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसका रीजन है सर इस बार ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो ये वापस आएगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट से ये वापस आता है। लेकिन सर इस बार ये डबल बॉन्ड ये बोल रहे हैं मैं तो इन डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हूं। सर इस बार मेरा लोन पेयर के साथ इन्वॉल्वमेंट घट रहा है क्योंकि मैं कहीं और भी इन्वॉल्व हूं, जिसकी वजह से वापस आने में सर मजा नहीं आएगा, इसलिए इनॉल बेटर माना जाएगा कीटो फॉर्म से। इसलिए ये एक केस बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी कभार इन इनॉल्स के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। फिर वही कहानी है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का केस न होता हो, उसके बावजूद भी एनर्जी रिलीज तो होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इनॉल्स की बढ़ती है। यानी अगर मैं इस आदमी की बात करूं तो इस आदमी के अंदर फिर वही वाली बात आती है, दिस इज sp2 एंड दिस इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन sp3h। सो अल्टीमेटली ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये पक्का हमारा इनॉल में कन्वर्ट होगा। और जो इनॉल मैंने बनाया है अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो इनॉल बनेगा, इस इनॉल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन, दिखाई दे रहा है ये डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड, ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन एंड दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इनॉल फॉर्म इज बेटर देन दिस कीटो फॉर्म।
यानी कीटो ज्यादा अच्छी होती है मैं मानता हूं, लेकिन इनॉल भी कभी कभी अच्छी हो सकती है अगर या तो इनॉल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, या इनॉल्स के अंदर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो, या फिर इनॉल एक ऐसे आदमी का बनाया जा रहा है जिसकी कीटो फॉर्म बहुत ही बल्की हो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एराइल ग्रुप लगे हैं, मोटे मोटे लोग, समझिए बात को, इतने मोटे लोग, इस एराइल को मैं ये ले लेता हूं, इतने मोटे लोग क्या बोल रहे हैं यार ये बड़ी दिक्कत हो रही है, दिस कार्बन इज sp3, जिसकी वजह से ये एंगल जो होगा मेरा ये 109 डिग्री होना चाहिए। सही है, चलिए मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी सर, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं ये a। यहां पर अगर ये इनॉल में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, अगर ये इनॉल में कन्वर्ट हुआ तो ये कार्बन sp2 बन जाएगा, जिसके बीच का एंगल अब 120 डिग्री होगा। और अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अरे सर ये तो मजा आ रहा है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच की दूरी b होगी, और क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, इन मोटे लोगों के बीच का एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। साफ दिखाई देता है b इज ग्रेटर देन a, और अगर b a से बढ़ जाएगा सो दैट मींस इट लीड्स टू लेस रिपल्शन, इट लीड्स टू लेस रिपल्शन, जिसकी वजह से इनॉल ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर मोटे लोगों के बीच के रिपल्शंस घट रहा है। एक तरीका यह भी है, दूसरा तरीका सोचने का यह भी बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर रेजोनेंस भी बढ़ रहा है, इनॉल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, सर ये डबल बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस में आएगा, इधर भी रेजोनेंस में आएगा, बट अल्टीमेटली इसके ज्यादा होने का मेन रीजन इज बल्की ग्रुप्स। यानी जहां पर भी कीटो फॉर्म्स का अल्फा कार्बन स्टेरिकली क्राउडेड होगा, कीटो फॉर्म्स के अल्फा कार्बन पर ज्यादा मोटापा लगा होगा, दिस इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर जितने मोटे मोटे लोग इकट्ठे करोगे कीटो फॉर्म्स घटती जाएंगी, इनॉल फॉर्म का कन्वर्जन बढ़ता जाएगा। और चौथा केस बना सकते हैं, इनफैक्ट तीसरा केस बना सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर कीटो फॉर्म्स के अल्फा कार्बन तगड़ी एसिडिक हुई, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन तगड़ा एसिडिक हुआ, तो आप समझ लीजिएगा वो फट से वहां से निकलकर कीटो फॉर्म में बनकर इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे में इनॉल फॉर्म्स की स्ट्रेंथ को, इनॉल फॉर्म की कंटेंट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन बहुत ज्यादा एसिडिक है ड्यू टू दिस फ्लोरीन एटम्स। यानी ये जो हमारे हाईली फ्लोरिनेटेड इनॉल्स होते हैं, इनके बनने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा है क्योंकि सर यहां पर बिल्कुल वही कहानी है, सर अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत तेजी से इन्वॉल्व होगा, और अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहा है तो ये बहुत तेजी से फॉरवर्ड भागने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? यानी बिकॉज ऑफ मोर एसिडिटी और बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन, इनॉल फॉर्म्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी और कीटो फॉर्म्स हमारे पास कम देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा आसान सा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन व्हिच विल नॉट शो कीटो इनॉल। बात सीधी सी है सर, ये वाला कार्बन sp2 है, इसके बगल में मुझे अगर sp3 दिख गया, सर ये कीटो है, क्या ढूंढूंगा सर? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या दिखता है? हाइड्रोजन, बिल्कुल दिखता है सर, पक्का बनेगा। इधर आते हैं, ये कीटो है सर, कीटो क्या ढूंढता है सर? कीटो ढूंढता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बगल में कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, इसके बगल में ये कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, लेकिन सर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहां से ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकता। इस बगल वाले sp3 पर हाइड्रोजन तो है, लेकिन सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज ब्रिज हेड, इसको ब्रिज हेड कहते हैं, और मेरी लैंग्वेज में तो एक ही बात बोली जाती है, कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ब्रिज हेड कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड मत बनाइए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सर ये वाला H इधर आने की कोशिश करेगा, यानी ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और इस डबल बॉन्ड के बनते ही ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा? sp2, जो कि नहीं हो सकता। यानी ये कार्बन अगर इस आदमी ने हाइब्रिडाइजेशन शो किया, यानी अगर इस आदमी ने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाया, तो फिर यहां डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा इनॉल बनाने के लिए, और डबल बॉन्ड आ नहीं सकता क्योंकि ये कार्बन sp2 नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिज हेड कैन नेवर बी अ प्लेनर सिस्टम, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर आपने इस कार्बन को sp2 बनाया तो ये तीनों कार्बन प्लेन में आने पड़ेंगे, जिसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं, इसलिए ये आदमी टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। सर ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, साफ दिखाई देता है सर, इसके पास भी sp3 कार्बन है, sp2 के बगल वाला, और इसके पास भी sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन है, जिस पर हाइड्रोजन की शक्ल दिखाई देती है, और इसलिए ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करके इनॉल में पक्का कन्वर्ट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं, साफ दिखाई देता है सर, नाम से दिखाई देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भले ही सेम हो लेकिन एक रिंग होगी और एक चेन होगा। तो इसमें क्या सोचना है सर, इसको देखिए ये C4H8 है, इसको देखिए ये भी C4H8 है, इसको देखिए ये भी C4H8 है, लेकिन सर यहां भी चेन है, सॉरी रिंग है, और यहां भी रिंग है। तो मैं कब कह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं? मैं तो ये कह रहा हूं ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल सॉरी चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक का पेरेंट चेन 4 का है और एक का पेरेंट चेन 3 का। लेकिन ये वाला आदमी इसके साथ रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ये वाला आदमी इसके साथ रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक चेन है और ये दोनों रिंग्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है वो अलग बात है, बट दिस इज रिंग चेन शोइंग रिंग चेन आइसोमरिज्म विद दिस, एंड दिस आल्सो शोइंग रिंग चेन आइसोमरिज्म विद दिस। सिमिलरली अगर मैं किसी एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन और एल्कीन ये दोनों तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, लेकिन अगर मैं इसका इसके साथ या इसका इसके साथ लूं तो सर एक चेन है एक रिंग है, सर ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं। सो दिस विल बी दे आर रिंग चेन आइसोमर्स एंड दे आर आल्सो रिंग चेन आइसोमर्स, बट दे दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? यानी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और एक रिंग और एक चेन बन रहा हो तो ऐसे में ये रिंग चेन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में जाएगा। बड़ा आसान, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सर अब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लीजिए, फटाफट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। ऐसे दो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में अंतर आए ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, ऐसे लोग क्या बन जाते हैं? एक दूसरे के स्टीरियो। उन स्टीरियो में सबसे पहली बात किसके साथ कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में रोटेशन चेक का होना या रोटेशन का रिस्ट्रिक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ दो वजहों से आ सकता है, या तो उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर वो एक रिंग का हिस्सा हो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पहली कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन बिल्कुल सीधी सी है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिर्फ तब शो करेगा जब मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाई देता हो, और यह रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के भी बीच में हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी कहानी की बात करूं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस जिन दो कार्बन के बीच में लग रहा है, उन दो कार्बन से एक ये कार्बन है और ये क्या कार्बन, इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इनसे लगे ये दो लोग सेम नहीं होने चाहिए। यानी कंडीशन बड़ी क्लियर है, ए शुड नॉट इक्वल टू बी। और इसी तरह से इधर की बात करें, यानी अगर ए और बी, इधर वाले लोग भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए और इधर वाले लोग भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स माने जा सकते हैं। यानी जो अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो सबसे पहली कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद इधर एक आदमी होगा, इधर एक आदमी होगा, इधर एक आदमी होगा, इधर एक आदमी होगा। तो दूसरी कंडीशन यह है, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए एंड सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर आप शो कर रहे हैं तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर ये दोनों लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब माने जाएंगे, या दो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब बोले जाएंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो। मुझे कैसे पता चलता है कि स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक आदमी ए है, ये सी है, इधर ये बी है, इधर ए है, इधर ये बी है। साफ दिखाई देता है सर, ये ए है, ये ए है, ये बी है। साफ दिखाई देता है कि इन दोनों में ए और ए के बीच की दूरी मान लीजिए d1। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाए तो इसकी एक संभावना यह है कि इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ऊपर बी कर देता हूं, नीचे ए कर देता हूं, यानी इन दोनों को आपस में रोटेट कर देता हूं। ऐसा करने से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ऐसा करने से आईयूपीएसी भी सेम रहेगी, लेकिन क्या स्पेस का अरेंजमेंट बदला? यह कैसे पता चलेगा? इस बार ए से ए के बीच की जो दूरी वो d2 होगी, और साफ दिखाई देता है d2 इज ग्रेटर देन d1। यानी बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज किए, बिना आईयूपीएसी चेंज किए, आपने इन दोनों लोगों में स्पेशियल अरेंजमेंट बदल दिया। कैसे पता चला? किसी एक ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप के साथ डिस्टेंस बदल रही है, जिसकी वजह से आप इन दोनों को क्या मान लेंगे? ये दोनों एक दूसरे के अब स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है? यानी कंडीशन यही है कि अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन लेके आते हैं तो उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन दो एटम्स के बीच में है, उनसे लगे दो लोग आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, इससे लगे दो लोग आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, प्लस किसी एक तरफ से लगे दो लोगों को अगर उल्टा किया जाए तो किसी एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप की पोजीशन या डिस्टेंस बदलनी चाहिए। अगर वो डिस्टेंस नहीं बदल रही है तो सब कुछ होने के बाद भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर्स बड़ा क्लियर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम दो लोग हैं जिनके नॉमेनक्लेचर जरूर चेक करने चाहिए। क्यों?
क्योंकि सर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो फिर तो आईयूपीएसी भी सेम होगी। ऐसे में दो लोग अलग कैसे माने जाएंगे? तो बहुत सीधी सी कहानी है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो साफ समझ में आता है इस 2 ब्यूटीन को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H एंड H। अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो दिस इज 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन, चलिए ठीक है, आईयूपीएसी तो 2 ब्यूटीन ही होगा। दूसरे तरीके की बात करूं तो दिस इज C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 है, इधर H है और इधर H है, ये इसका आईयूपीएसी भी 2 ब्यूटीन है। अरे सर, जब दोनों के आईयूपीएसी सेम है तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना। एक और कंडीशन है सर, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो, ये कैसे पता चलेगा? सर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? क्या इनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ सर, पाई बॉन्ड का मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पाई बॉन्ड का मतलब एक दोनों कार्बन्स के बीच में पाई बॉन्ड लगा। अगर दो कार्बन्स के बीच में पाई बॉन्ड लगा है ऐसे, और आप ये चाहते हैं कि किसी एक कार्बन को घुमाया जाए, तो सर ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों कार्बन साथ में घूमेंगे, और अगर आप कोशिश करके एक को घुमाने की कोशिश करेंगे तो सर ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है ये टूट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ एक कार्बन दूसरे के साथ रोटेट नहीं कर सकता। सो देयर मस्ट बी देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। प्लस ये दोनों लोग सेम नहीं है, हाँ ये दोनों सेम नहीं है, बहुत बढ़िया सर, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन हो गई। इस बार CH3 एक साथ है और यहां पर CH3 और CH3 एक दूसरे से दूर हैं, साफ दिखाई देता है सर ये दोनों पक्का एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, दोनों के आईयूपीएसी भी सेम है। सर अब अगर आपने आवाज लगाई 2 ब्यूटीन को बुलाया, तो आप खुद बताइए कितने 2 ब्यूटीन आएंगे? सर 2 2 ब्यूटीन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। इनमें से किसी एक से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए, जिसमें नॉमेनक्लेचर में जो सबसे सिंपल नॉमेनक्लेचर बनाया गया है वो है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। यानी अगर दो एक जैसे लोग एक तरफ हैं तो उसको सिस नॉमेनक्लेचर का नाम दे दिया जाएगा, और एक जैसे लोग अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उसको ट्रांस नॉमेनक्लेचर का नाम दे दिया जाएगा। ये दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में हैं तो आज से इसको सिस 2 ब्यूटीन कहा जाएगा, और ये दोनों CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, आज से इसको ट्रांस 2 ब्यूटीन कहा जाएगा। यानी अगर आप सिस और ट्रांस से मिलना चाहते हैं या 2 ब्यूटीन में से किसी एक आदमी से मिलना चाहते हैं तो आपको ये आवाज लगानी पड़ेगी, सिस इधर आओ या ट्रांस इधर आओ। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर बनाया गया है वो EZ नॉमेनक्लेचर बनाया गया है, जहां पर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर आप यूज ना कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि हम एक जैसे ग्रुप्स को देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप EZ नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सीधा सा नॉमेनक्लेचर है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर C डबल बॉन्ड C है, ऐसे में अगर यह कहा जाए कि भाई ये आदमी A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब ऐसे में कोई भी दो लोग ऐसे नहीं है जो एक तरफ लगे। आप सिस नहीं बोल सकते, आप ट्रांस नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दो ग्रुप कौन से हैं जो सेम साइड में है, क्योंकि सारे ही अलग है। तो ऐसे में आपको एक नया नॉमेनक्लेचर बनाना पड़ता है, एंड दैट इज EZ नॉमेनक्लेचर। क्या तरीका है नॉमेनक्लेचर का? सर एक चीज तो क्लियर है, इस आदमी को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये दोनों मेरे पक्का एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं। क्यों? क्योंकि सर किसी भी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ पोजीशन बदल रही है। चलिए ठीक है, अब ऐसे में बताइए सिस कौन सा ट्रांस कौन सा? सर मुझे क्या पता सिस कौन सा ट्रांस कौन सा, क्योंकि सिस तो बोला गया था जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो, तो ऐसे में सिस बोला जाता है। यहां तो कोई भी सेम नहीं है, तो ऐसे में जो नॉमेनक्लेचर बनाया गया है वो EZ नॉमेनक्लेचर है। और उसको निकालने का तरीका क्या है? इस कार्बन से लगे जो पहला एटम होगा, इस कार्बन से लगा जो पहला एटम होगा उसको, और इस कार्बन से लगे नीचे जो पहला एटम होगा उसको, इनमें से जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है आप उसको प्रायोरिटी 1 दे दीजिए। मान लेते हैं कि ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और नीचे वाले का एटॉमिक नंबर कम। सिमिलरली इसकी बात कर लें, ये ऊपर है, मान लेते हैं ये नीचे है। ऐसे में अगर सेम प्रायोरिटीज वाले यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोग 1 1 वाले अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो आप इसको Z नॉमेनक्लेचर का नाम दे देंगे, दिस इज Z। और अगर ये Z है तो दूसरा वाला E नॉमेनक्लेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे, प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे, और प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोग सेम डायरेक्शन में हैं तो आप उसको सिस नॉमेनक्लेचर Z नॉमेनक्लेचर का नाम देंगे। इसको याद करने का तरीका मैंने ऐसे बनाया है कि जब सेम प्रायोरिटी वाले लोग सेम साइड में हैं तो सेम साइड वाले क्या होते हैं? सिस। तो मैंने ऐसे याद किया इसको, तो वो Z हो जाएगा। यानी अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में है तो वो Z हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि सिस वाला Z होता है।
सिस ट्रांस अलग नॉमेनक्लेचर है, ईजेड अलग नॉमेनक्लेचर है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सिस वाला जेड भी हो सकता है, सिस वाला ई भी हो सकता है। मैं 36 एग्जांपल ऐसे बना सकता हूं, बट क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए तुमको सिर्फ एक बात सीधी सीधी बोली जा रही है कि सिस ट्रांस एक अलग नॉमेनक्लेचर है, ईजेड एक अलग नॉमेनक्लेचर है। सिस का ईजेड से या ट्रांस का ईजेड से कोई लेना देना नहीं। सिस कैन बी ई और जेड, ट्रांस कैन बी ई और जेड, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल तो अगर एक जेड है तो दूसरा ई माना जाएगा। और बड़ा क्लियर है, जो मेन पॉइंट सीखना है वो यही है कि आप इनकी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो बहुत सीधी सी कहानी है, प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो मान लेते हैं ये सी डबल बॉन्ड सी, इधर ओ CS3 लगा है, इधर मान लेते हैं H लगा है, इधर कुछ और ले लेते हैं, यहां CS3 लगा है और यहां H लगा है। अब कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए D लगा। अब वही जानना चाहता है, बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी कम। तो बहुत आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है। आप राइट साइड में चलिए, इस कार्बन से लगा पहला एटम ऑक्सीजन है पक्का, और इधर हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा इसका कम, इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन से लगा पहला आदमी ड्यूटीरियम है और इस कार्बन से लगा पहला आदमी कार्बन है, इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी 2। सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 1 उल्टे हो गए। सर ये सिस नहीं है, ये ट्रांस जैसा है, जिसको आप ई का नाम देंगे। यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपोजिट होंगे तो क्या बन जाएगा, ई। यानी प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका क्या है, किसी भी कार्बन से लगा जो पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो प्रायोरिटी उसकी डिसाइड होगी। चलिए ठीक है, और भी एग्जांपल फटाफट देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर कार्बन कार्बन ये है, इधर एक हाइड्रोजन लगा है, इधर ड्यूटीरियम लगा है, इधर CH2CS3 लगा है और इधर हमारा CS3 लगा है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत आसान लगता है सर। इस कार्बन से लगा पहला आदमी हाइड्रोजन है और यहां ड्यूटीरियम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है। आप क्या करेंगे, आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो डिसाइडिंग क्राइटेरिया मास होता है, अदरवाइज हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर नंबर सेम हो गए तो मास डिसाइड करेगा। ये छोटे मास का आदमी है, ये बड़े मास का आदमी है, ये 1 हो गया वो 2 हो गया। सर यहां पहला एटम कार्बन है, वहां भी पहला एटम कार्बन, लीजिए फंस गया मामला। सर जब कार्बन पहला एटम है तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिसाइड करेगा। जो प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी वो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिसाइड करेगा, और वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सब लोगों को कैंसिल करने के बाद निकाला जाएगा। यानी सिमिलर लोग पहले कट जाएंगे फिर डिसाइड किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको और तमीज से लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड C, इधर H है, इधर D है, इधर CS3 है। आप समझिएगा जरा, CS3 को ऐसे लिख देता हूं CS3, और इधर CH2CS3 है, इसको ऐसे लिख देता हूं CH2CS3। अब बताइए राइट साइड की प्रायोरिटी में तो कोई लफड़ा नहीं है। दिस इज नंबर 1 बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास एंड दिस इज नंबर 2। इधर आते हैं, इधर क्या होगा, सर इस कार्बन से कार्बन लगा, इससे भी कार्बन लगा, कैंसिल कर दीजिए। क्या डिफरेंस मिला, नहीं। और सर इस कार्बन से H लगा है, इससे भी H लगा है। अब आप ये मत कहिएगा इससे C लगा है ना, पहले कॉमन लोगों को ढूंढ ढूंढ के कैंसिल करो और फिर लास्ट में जाके प्रायोरिटी डिसाइड करो। सर इससे H लगा है तो मुझसे भी लगा है, तुमसे एक और H है, मैं ढूंढता हूं, मुझसे भी लगा है। अब तुमसे क्या लगा है, H, लेकिन मुझसे क्या लगा है, कार्बन। अरे सर मेरी नंबर 1 हो गई, आपकी नंबर 2 हो गई, 1 1 उल्टे हो गए, वाह मजा आ गया, ये भी E ही हो गया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते वक्त ढूंढ ढूंढ के लोगों को कैंसिल करते रहिए, जहां पहली बार आपको अंतर मिले निपटा दीजिए, बात खत्म। क्लियर है। सिमिलरली अगर तीसरा केस बनाया जाए प्रायोरिटी डिसाइड करने का तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया आपने C डबल बॉन्ड OH और ये हो गया CH2OH। अब आपको अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों में लेफ्ट साइड में तो लफड़ा नहीं है, ये 2 है ये 1, इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत आसान। मल्टीपल बॉन्ड जब भी लगा हो तो प्रायोरिटी डिसाइड करते वक्त आप उसकी एक ड्यूप्लेट कॉपी तैयार करते हैं, और ड्यूप्लेट कॉपी तैयार करने के बाद आप उसको काट पीट करिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी किया था। जहां आपको पहली बार डिफरेंस मिलेगा, जहां आपको फाइनली डिफरेंस मिलेगा, आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिएगा। बहुत सीधा सा तरीका है, ये लीजिए मैं आपके सामने रखता हूं। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड तो ठीक है, लेफ्ट साइड में तो CS3 था, एक तरफ H था, उनकी प्रायोरिटीज तो निकाली जा सकती है। इधर आते हैं, ड्यूप्लेट कॉपी बनाते हैं। इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा ना, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O नहीं, 2 O लगे, दिस इज कॉल्ड अ ड्यूप्लेट कॉपी। यानी इस कार्बन से डबल बॉन्ड O नहीं लगा, इस कार्बन से 2 O लगे, ये एक H तो कार्बन से लगाई था, प्लस अगर कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है तो ऑक्सीजन से भी तो डबल बॉन्ड कार्बन लगा है, तो यानी इस कार्बन से 2 O लगे हैं और किसी भी एक कार्बन से 2 C लगे हैं। दिस इज द ड्यूप्लेट कॉपी, दिस इज द ड्यूप्लेट कॉपी ऑफ C डबल बॉन्ड OH। समझिए, यानी कार्बन से 2 O,
एक O से दो C, दिस इज द ड्यूप्लेट कॉपी। और नेक्स्ट है आपका CH2OH, दिस इज CH2OH। अब चलिए काट पीट शुरू करते हैं। सर कार्बन कार्बन सेम है, काट दीजिए। मुझसे एक H लगा है, क्या तुमसे लगा है? हाँ लगा है। मुझसे एक O लगा है, क्या तुमसे लगा है? हाँ लगा है। मुझसे एक H लगा है, लेकिन अब लास्ट में आया मेरा O, जीत गया मैं, तुम हार गए। वन वन सेम साइड आ गए। वन वन सेम साइड के आते ही आज इसको नॉमेनक्लेचर या जेड नॉमेनक्लेचर का नाम दे दिया गया। समझिए, यानी ड्यूप्लेट कॉपी तैयार करेंगे सिमिलरली, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन की ड्यूप्लेट ट्रिपलेट कॉपी बनानी है तो कैसे बनाएंगे? एक कार्बन से लगे 3 एन, ये देखिए आप 3 एन, और किसी भी एक नाइट्रोजन से लगे 3 सी, तो एक तो लगाइए, दो और लगा दो। दिस इज द ड्यूप्लेट कॉपी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड एन। और एक बार ट्रिपलेट ड्यूप्लेट कॉपी बन जाएगी तो आप फटाफट काट पीट करके इजेड नॉमेनक्लेचर तैयार कर दीजिएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, जैसे ये, इसमें बताइए Z कौन सा है? तो सर Z2 पेंटीन, बहुत आसान है, सब लोग इसको चेक कर लेंगे। अपने आप टेस्ट ले लीजिएगा और इस टेस्ट का आंसर लिख दीजिएगा, कुछ खास करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ये भी साफ समझ में आता है। सर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी एक स्टीरियो सेंटर हो सकता है, और ये वाला डबल बॉन्ड भी स्टीरियो सेंटर हो सकता है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अलोंग आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, बिकॉज इट फॉलोज ऑल दी क्राइटेरिया। सो अल्टीमेटली यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है सिस, ये वाला भी सिस, सिस, ये वाला ट्रांस, ट्रांस, ये वाला भी ट्रांस, और ये वाला ट्रांस, तो वो वाला सिस। नाउ यू हैव 4 पॉसिबिलिटीज, यानी कहने का मतलब ये हुआ आपके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 बनेंगे। और साफ कहा भी जाता है, अगर कोई डिसिमिलर एंड मॉलिक्यूल है, डिसिमिलर एंड मॉलिक्यूल है, तो ऐसे में उसका जो नेट स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं वो 2n बनते हैं, और n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं? एक ऐसा सेंटर जिसके अलोंग आप स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। सो यू हैव 2 स्टीरियो सेंटर्स, 2n, दैट इज 2 फाइनली यू हैव 4 स्टीरियो सेंटर, 4 स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, ये एक सवाल होगा जिसको टेस्ट के तौर पर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी ये आदमी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रोटेशन चेक है। मिथाइल इथाइल सेम नहीं, मिथाइल इथाइल सेम नहीं, लेकिन फिर भी मिथाइल से मिथाइल की पोजीशन बदलने से, यानी इस मिथाइल को उल्टा करने से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं, जो कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होते हैं सर, वो ऐसे मूव करते हैं, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रहा हूं। आप खुद इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, आप पता चलेगा कि ये वाले डबल बॉन्ड अगर इस प्लेन में, तो अगले वाले डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर होंगे। हर डबल बॉन्ड जब कॉन्टिन्यूअस मूव करता है तो मस्त मूव करता है, ठक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। यानी अगर आप इवन नंबर के पाई बॉन्ड्स लेके आए तो एक आदमी परपेंडिकुलर होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मतलब ये हुआ सर ये वाले दोनों लोग और ये वाले दोनों लोग अलग अलग प्लेन में होंगे। और जब प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो बात एकदम साफ है, जब प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो किसी भी एक तरफ के आदमी को घुमाने से किसी भी एक तरफ की दूरी चेंज नहीं होती। इन दोनों के बीच की दूरी अभी जितनी है उतनी दूरी घुमाने से भी आपको दिखाई देगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी अगर इन दोनों की डिस्टेंस ए है अभी, तो घुमाने से भी वो डिस्टेंस ए ही रहेगी। और अगर डिस्टेंस नहीं बदल रही है तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे पैदा हो सकती है? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो तब होती है जब एक तरफ के कार्बन से दोनों लोगों को रोटेट करने से रिलेटिव डिस्टेंसेस चेंज होती हो। सर यहां चेंज नहीं हो रही है, समझ में आ रही बात? तो साफ दिखाई देता है कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, साफ शो करेगा। सर ये देखिए, इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन अगर आप इस मिथाइल और इस मिथाइल की बात करें तो सर दोनों मिथाइल, अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करें तो दोनों मिथाइल बाहर की तरफ हो सकते हैं, ये सिस फॉर्म होगी। एक मिथाइल बाहर हो सकता है, एक पीछे हो सकता है, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। सर ये आदमी पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्यों? सर डबल परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, यानी ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो सर इन दोनों का प्लेन भी सेम होगा। और जब प्लेन सेम होगा तो रिलेटिव डिस्टेंस बदलती हैं। आप देख लीजिए, ए डी डिस्टेंस, D1 डिस्टेंस, और नीचे कर दोगे तो डायगोनल बन जाएगा D2 डिस्टेंस। यानी अगर इधर से लगे 2 और इधर से लगे 2 सेम प्लेन में है तो रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगी, और अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो ऐसे में डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो दो लोग होते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट है जिसके वाइब्रेशन सारे से एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये हमारा ये एक ऐसी लाइट है जो नॉर्मल लाइट है जिसके रोटेशन, जिनके वाइब्रेशन सारी डायरेक्शन में। जब मैं इसको किसी पोलैरिमीटर से पास कर, जब मैं इसको किसी पोलराइड से पास करता हूं तो वो सारे वाइब्रेशंस किसी एक डायरेक्शन, पोलराइड एक ऐसी छन्नी होती है जो सारे वाइब्रेशंस को छान देता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को बाहर जाना अलाउ कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको किसी पोलराइड से पास करता हूं तो ये इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। नाउ दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर? यानी अगर मैं कोई बीच में छन्नी लगा दूं, पोलराइड लगा दूं, जिसको आप एक छन्नी भी कह सकते हैं, तो एक ऐसी छन्नी जो सारे वाइब्रेशंस को छान देगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को बाहर फेंक देगी। ठीक? और जब ये वाइब्रेशन किसी एक डायरेक्शन से पास होंगे, यानी आप समझिएगा जैसे ये पोलराइड है तो ये पोलराइड से निकले और इन्होंने जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस क्रिएट कर दिए। अब क्या होगा? अब जब ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी एक कंपाउंड जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है उसके सोल्यूशन या उसके वेपर फेस से क्रॉस होगी, तो या तो ये लाइट राइट साइड घूमेगी या ये लेफ्ट साइड घूमेगी, अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड रोटेट कर गई तो ऐसे कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह दिया जाएगा, और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉक रोटेट कर गई तो ऐसे कंपाउंड को लीवो रोटेटरी कह दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्लेन पोलराइज लाइट को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराने वाले लोग ऑप्टिकल एक्टिव माने जाएंगे। लेकिन सर ये तो बड़ी अजीब सी बदतमीजी है, आप किससे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आदमी ऑप्टिकल एक्टिव है, तो क्या आप उसके ऊपर लाइट मार मार के देखेंगे? एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तो क्या उसके ऊपर लाइट मार के चेक करेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कि एंटी क्लॉक? बिल्कुल नहीं। अगर वो एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है तो वो लीवो होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये चीज लाइट मार के चेक करना तो समझदारी नहीं लगती, क्योंकि एग्जाम में ये काम नहीं कर सकते। तो किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का क्राइटेरिया क्या? तो कुछ जगहों पर यह बोला गया है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल सेंटर्स होते हैं वो लोग ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। हालांकि यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल सेंटर्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उनके अंदर कायरल सेंटर का होना जरूरी है, विद फ्यू एक्सेप्शंस लाइक एलीन सिस्टम और सम स्पाइरिन सिस्टम। समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कायरल सेंटर का होना न होना ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं दर्शाता। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कौन दर्शाता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाता है उस कंपाउंड के अंदर की एक प्रॉपर्टी जिसको आप कायरलिटी कहते हैं। यानी अगर आपके अंदर कायरलिटी है तो आप ऑप्टिकल एक्टिव। तो मैंने कहा ये कौन सा नया प्रॉपर्टी आ गया? उसने कहा कायरलिटी का मतलब है नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑन द मिरर इमेज, यानी जो मॉलिक्यूल्स अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं करेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, जो करेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर कायरलिटी नहीं। इसका मतलब ये हुआ मेरे अंदर कायरल सेंटर है या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर कायरलिटी है या नहीं ये फर्क पड़ता। और कायरलिटी चेक करने का तरीका है आप अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज कर रहे हैं कि नहीं, ये आप डिसाइड करिएगा। अगर आपने अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज किया तो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव माने जाएंगे, आपके अंदर कायरलिटी नहीं होगी। सो अल्टीमेटली द फाइनल डिसाइडिंग क्राइटेरिया इज नॉट कायरल सेंटर, द डिसाइडिंग क्राइटेरिया इज कायरलिटी। लेकिन फिर भैया सर कायरलिटी को चेक करेंगे, लेकिन ये बताइए ये आप बार बार कायरल सेंटर का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या बला है? तो हम फटाफट एक पॉइंट पर आते हैं। कायरल सेंटर किसे कहते हैं? जिसको आप एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं। कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन होता है, एक ऐसा सेंटर होता है जिससे लगे चारों लोग अलग। यानी जब कभी किसी एक कार्बन से लगे चारों लोग, हालांकि इस तरह से नहीं होता, आप समझते ही होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सर ये एक टेट्राहेड्रन शेप है, इस कार्बन से लगे चारों लोग अलग हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में किसी भी प्लेन में इस कार्बन को चार हिस्सों में दो बराबर टुकड़ों में नहीं काट सकते। आप कोई भी प्लेन ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ये कार्बन बराबर बराबर दो टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता। ऐसे में इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन का नाम दे दिया जाता है। दिस इज माय एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो फिर सर बड़ा क्लियर हो गया, ये हमारा कायरल सेंटर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि कायरल सेंटर का होना ना होना से हमें फर्क नहीं पड़ता सर। हमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए कायरलिटी चेक करनी पड़ती है, वो अलग कहानी है सर। ये पक्का हो गया कि सर ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं ये सब नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन ऐसा है जो कि एसिमेट्रिक है, क्योंकि इस कार्बन को आप दो बराबर टुकड़ों में नहीं काट पा रहे हैं।
कब काट पाएंगे भाई साहब? बड़ा आसान है, हम इस कार्बन को दो बराबर टुकड़ों में काट भी सकते हैं। ये कार्बन है, ये ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये मान लीजिए हमारा सी है। यानी अब इस कार्बन से लगे दो लोग एक जैसे हैं। आप देखिए ये दोनों लोग अब एक जैसे हैं। जब कभी भी किसी एक कार्बन से दो लोग एक जैसे लग जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा अब आप इस कार्बन को दो बराबर टुकड़ों में बड़ी आसानी से काट सकते हैं। एक प्लेन ऐसा डिसाइड किया जा सकता है जिस प्लेन में बी कटेगा, सी कटेगा। आप समझिए टेट्राहेड्रन है, एक आगे है, एक पीछे है, एक ऊपर है, एक इधर। आप समझ रहे हैं? तो आप एक ऐसा प्लेन डिसाइड करिए जिसमें बी और सी आ जाए, तो वो तो आधे आधे कट जाएंगे, और ए दोनों बराबर है। क्लियर है? तो जो प्लेन आपने डिसाइड किया है उसमें बीच वाला कार्बन बिल्कुल दो टुकड़ों में बट जाएगा, बी आधा हो जाएगा। अब वो प्लेन आप डिसाइड करिएगा, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सी आधा हो जाएगा, और ये ए और ए बराबर बराबर कट जाएंगे। आप समझिए, यानी ऐसा हो गया जैसे ये दोनों ए है तो आपने ये वाला प्लेन डिसाइड कर लिया, ए इधर आ गया, ए इधर आ गया। ये जो बी और सी है वो ऐसे, तो बी आधा आधा कट जाएगा, सी आधा आधा कट जाएगा। तो ये जो प्लेन माना गया है वो प्लेन इस बॉल को बिल्कुल दो बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। सर ये कार्बन सिमेट्रिक कार्बन है, ये कायरल नहीं हो सकता। एक चीज तो क्लियर हो गई, इस कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन कायरल नहीं। यानी बड़ा क्लियर है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कोई ऐसा कार्बन दिख रहा हो जिससे लगे हुए चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, वो कार्बन मेरा एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन के नाम से जाना जाएगा। और अगर आपको कोई भी दो लोग एक जैसा दिख गए तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कार्बन कायरल नहीं। क्लियर है? लेकिन कायरल के होने ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। कायरलिटी इज द क्राइटेरिया। सो व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? दैट इज कायरलिटी। यानी अगर ये कार्बन है और इससे लगा है एक CH3, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, यहां लगा हुआ एक COH ग्रुप, यहां लगा हुआ है मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, यहां OH ग्रुप लगा है, और ये मान लीजिए H लगा है। अगर मैं इसके लिए बोलूं कि क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला कार्बन कायरल है? हाँ बिल्कुल दिखाई देता है, दिस इज माय कायरल कार्बन। अरे वाह, अगर ये कायरल है तो इसका मतलब ये हुआ ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये किसने बोला? कायरल का होना ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये तो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। तो चेक कैसे करोगे? चेक करेंगे इसके अंदर होने वाली एक प्रॉपर्टी को जिसको कायरलिटी कहा जाता है। सर एक प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं कि साहब के अंदर कायरलिटी है कि नहीं। कायरलिटी किसे कहते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑन द मिरर इमेज। अगर ये आदमी अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज कर गया तो इसके अंदर कायरलिटी नहीं है, ये पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज ना कर पाया तो ये ऑप्टिकल एक्टिव माना जाएगा। तो मैंने कहा चढ़ा के देख लीजिए, पहले इसकी मिरर इमेज बनाइए, फिर चढ़ा के देखेंगे। ये कार्बन है, इसकी मिरर इमेज बनेगी CH3, यहां आएगा H, यहां आएगा OH, और इधर आ जाएगा आपका COH। सर ये देख लीजिए सर, ये इसकी मिरर इमेज तैयार हो गई है, ये COH। अब क्या करें? अब आप चढ़ा के देख लीजिए। अगर ये आदमी इसके ऊपर चढ़ गया, कैसे भी चढ़ गया, मैं तो कहता हूं कैसे भी चढ़ गया, घूम के लटक के जैसे चढ़ना है चढ़ जाए। अगर चढ़ गया तो इनएक्टिव, नहीं चढ़ा तो एक्टिव। सर आप इसको जैसा दिल करे चढ़ा के देख लीजिएगा, ये कभी नहीं चढ़ेगा। कैसे? कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप इसको पकड़िए और ऐसे चढ़ा दीजिए, ये COH इधर आ जाएगा, चढ़ जाएगा। अरे नहीं, जब आप इसको घुमाएंगे तो जो COH बाहर है वो अंदर चला जाएगा, और जो OH अंदर है वो बाहर आ जाएगा। अरे लल्लू हो, समझो बात को। ये COH बाहर की तरफ है, जब आप इसको घुमाएंगे, ये बाहर है, अब आप इसको घुमाएंगे क्या होगा? ये पीछे चला जाएगा। लेकिन ये वाला COH तो अब भी बाहर है, यानी अगर आप इसको घुमा के इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो ये COH अंदर है, वो COH बाहर है। सर दिस इज नॉट सुपर इंपोज। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये हुआ ये आदमी अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं जो नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। आज से सर इनका नाम रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स होंगे। सर इनको एनांशियोमर्स कहा जाएगा, दे आर एनांशियोमर्स। क्या हुई डेफिनेशन? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, दे आर नोन एज एनांशियोमर्स। क्लियर? समझ में आया? इससे एक नतीजा निकल के आता है। नतीजा क्या निकल के आता है? कंपाउंड्स, ये सिर्फ नतीजा है, कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कार्बन, वन कायरल कार्बन इज आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारा एक नतीजा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कायरल सेंटर इज द क्राइटेरिया। ये तो सिर्फ एक नतीजा है कि जिसके अंदर एक कायरल कार्बन होता है वो अपनी मिरर इमेज को कभी सुपर इंपोज कर ही नहीं पाता, इसलिए वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव। यानी अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव दिखाई देता है, तो आप कहिएगा बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिव दिखाई देता है। मैं ना मिरर इमेज बनाऊंगा ना कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ एक कार्बन कायरल दिखाई देता है। तो जिसके अंदर एक कार्बन कायरल होगा वो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कोई शक नहीं।
हां, अगर इसके अंदर एक और कार्बन कायरल होता तो मैं नहीं जानता, फिर तो मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में करने का क्राइटेरिया बनाया गया है और वो क्राइटेरिया बड़ा सीधा है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, कितने कार्बन कायरल हैं? सर ये वाला कार्बन चारों लोगों से अलग है, ये भी चारों लोगों से अलग लगा है, ये भी चारों लोगों से अलग लगा है। सर मुझे 3 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं। इसी तरह से अगर यहां चेक किया जाए, इनमें से कौन सा आदमी है जिसमें सबसे ज्यादा कायरल कार्बन है, तो मुझे ये दिखाई देता है 1 कार्बन कायरल है, 2 कार्बन कायरल है, 3 कार्बन कायरल है और 4 कार्बन कायरल है। मुझे सबसे ज्यादा कायरल कार्बन इसी आदमी के अंदर दिखाई देते हैं। हालांकि इसके अंदर मुझे 2 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं, इसके अंदर मुझे 1 कार्बन कायरल 2 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं और इसके अंदर भी मुझे 2 कार्बन कायरल दिखाई देते हैं। तो सबसे ज्यादा कायरल सेंटर मुझे यहां दिखाई देते हैं। क्लियर है? लेकिन इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। क्राइटेरिया क्या है? सर क्राइटेरिया आपके सामने है। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्बन कायरल हुए, एक हुआ तब तो एक्टिव, एक से ज्यादा हुए तो आपको सिर्फ 2 बातें चेक करनी है। हम ज्यादा डिटेल में ना जाके बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो आप पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी मिरर इमेज को सुपरइंपोज करेंगे। इसका एक ही क्राइटेरिया है, कायरलिटी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, आपके अंदर कायरलिटी होनी चाहिए, तभी आप एक्टिव होंगे। अगर आपने अपनी मिरर इमेज को सुपरइंपोज कर दिया तो आप इनएक्टिव। तो फिजिक्स वाले ये समझाते हैं कि आप बार बार मिरर इमेज मत बनाया करिए, आप उस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कोई प्लेन या एक ऐसा सेंटर डिसाइड कर लीजिए जिसको आप सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अगर आपके अंदर किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो सिमेट्री है तो फिर वो अपनी मिरर इमेज को सुपरइंपोज करेगा ही करेगा, और करेगा तो वो इनएक्टिव होगा। तो मैंने कहा चलिए यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ना मिरर बनाना ना इमेज बनाना, ऐसे ही चेक कर लेंगे। और फिर मैंने उससे धीरे से पूछा फिजिक्स वाले से, भाई ये मुझे और बता दो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते किसको है? तो उसने बिल्कुल साफ डेफिनेशन दी है, ऐसा कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को बिल्कुल 2 बराबर टुकड़ों में बांट दे, ऐसा प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको इस तरह का कोई प्लेन दिख जाए तो आप उसको बिना सोचे लिख दीजिएगा, सिंस इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री सो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट सुपरइंपोजेस इट्स मिरर इमेज। पक्का, सोचने की जरूरत ही नहीं। बड़ा सीधा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने है, ये देख लीजिए। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये कार्बन भी कायरल और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये वाला कार्बन भी कायरल। नाउ यू हैव 2 कार्बन कायरल, 2 कार्बन कायरल तो फंस गया। लेकिन सर एक ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन मुझे दिखाई दे रहा है जो इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल 2 टुकड़ों में बांट रहा है। सर ये पक्का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसके अंदर कायरलिटी नहीं है। व्हाट इज कायरलिटी? नॉन सुपरइंपोजिबिलिटी ऑन द मिरर इमेज। क्लियर है? और आगे बात करते हैं। सच एन आइसोमर्स आर कॉल्ड मीजो आइसोमर्स। ऐसे लोगों को मीजो आइसोमर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक हिस्सा अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करता है तो दूसरा हिस्सा एंटी क्लॉक रोटेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो लाइट कंफ्यूज हो जाती है कि सीधा घूमना है या उल्टा घूमना है। वो कहते हैं ऐसी की तैसी, ना सीधा ना उल्टा, सीधे निकल जाती है। और ऐसे लोग जो लाइट को घुमाते नहीं है उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है कि इनमें से कौन से लोग प्लेन ऑफ जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो साफ दिखाई देता है प्लेन ऑफ सिमेट्री उन्हीं के अंदर है जिनमें एक कार्बन से लगे एक जैसे लोग ना हो, मतलब एक जैसे लोग मिल जाएं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा आदमी देखा जाए तो ये CH3 अलग है, ये देख लीजिए आप, ये सही है। इस कार्बन से लगा ये भी CH3 और ये भी CH3। मैंने बताया था अगर एक कार्बन से लगे 2 लोग सेम हो जाएंगे तो आप उसको एक ऐसे प्लेन से जरूर काट सकते हैं जो उसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट सके। तो इसके अंदर आपको ऐसा प्लेन जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा सेंटर होगा उस मॉलिक्यूल के बीचों बीच जहां से पास करने पर, जहां से भी आप किसी एक ग्रुप से चले और उस सेंटर से पास करें तो आपको आगे जाके वही ग्रुप मिलना चाहिए। देखिए एग्जांपल, इस CH3 से चलेंगे जो कि ऊपर की तरफ है, आप जब क्रॉस करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच से निकलेंगे तो नीचे जाएंगे। ऊपर से चलते हैं तो नीचे जाते हैं, नीचे CH3 मिल जाएगा। इसी तरह से हर आदमी को चेक करिए, H से H मिल जाएगा, COH को COH मिल जाएगा। अगर हर आदमी को अपना जोड़ीदार मिल गया इस सेंटर से पास करने के बाद तो इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम दिया जाएगा। और जिस आदमी के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसलिए नहीं कि उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए कि फिजिक्स वाले बताते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो भी मिरर इमेज को सुपरइंपोज करते हैं, और जो लोग मिरर इमेज को सुपरइंपोज करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री दे आर पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना आसान होता है। क्यों? क्योंकि सर कोई भी एक आदमी अगर किसी एक आदमी से ना मिला, जैसे अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं ड्यूटीरियम लगा दूं तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को फिर हाइड्रोजन नहीं मिला, क्योंकि नया आदमी मिल गया। कोई भी एक आदमी ये कह दे कि इस सेंटर से गुजरने के बाद मुझे आदमी नहीं मिल रहा है अपने जैसा, तो ऐसे में फिर वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और वो आदमी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट पॉइंट सीधा सा है कि आरएस नॉमेनक्लेचर जो एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो बहुत सीधी सी कहानी है, अगर आपको कभी भी आरएस नॉमेनक्लेचर डिसाइड करना हो तो आरएस नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर? मान लीजिए मेरे पास ये एक सिंपल प्रोजेक्शन है जिसको फिशर प्रोजेक्शन का नाम दिया जा सकता है। ये मान लीजिए CH3 है, ये मान लीजिए H है, ये मान लीजिए Br है, ये मान लीजिए आपका कुछ भी ले लेते हैं D है। अब वो कह रहा है बताइए क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ बिल्कुल ये कार्बन कायरल, बिल्कुल सही है। बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या R होगा या S होगा? तो मैंने कहा भाई ये बताइए जरूरत क्या पड़ रही है आपको आरएस नॉमेनक्लेचर की? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होगी, लेकिन वो अलग मॉलिक्यूल होगा। आप समझ रहे हैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल, यानी इसकी जो मिरर इमेज होगी वो ये होगी, जिसमें अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा CH3, ये होगा H, ये होगा D और ये होगा आपका Br। चलिए ठीक है, अब बताइए, अब अगर आप ये कहते हैं कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, हाँ, क्या दोनों के IUPAC सेम है? हाँ, तो फिर दोनों को बुलाओगे कैसे? बड़ा आसान है सर, एक आवाज लगाइए, दोनों में से कोई एक चला आएगा ना, दोनों आ जाएंगे, इनमें से किसी एक को बुलाना है तो सर इनका भी नॉमेनक्लेचर रखना पड़ेगा, इसमें से एक R है एक ऐसे, कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो चार लोग लगे हैं फटाफट इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए, उसी तरह से जैसे EZ में सिखाया गया था। ये नंबर 1 है जैसे किया जाता था, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4। उसके बाद सर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला आदमी है उसको वर्टिकल लाइन पे सबसे नीचे ले जाइए, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे सबसे नीचे ले जाइए, ये लीजिए ये सबसे नीचे आ गया। लेकिन ऐसा करने के टाइम पर आपको इवन एक्सचेंजेस करने हैं, ऑड एक्सचेंज नहीं, क्योंकि ऑड एक्सचेंज करने से उस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाएगा। तो अगर आपने एक पलटी मार के इसको नीचे किया है तो एक और पलटी मार दीजिए ताकि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहे। अब बताइए नई सिचुएशन क्या आ रही है? नई सिचुएशन है चौथे नंबर वाला नीचे आ चुका है, Br यहां आ चुका है जो नंबर 1 था, D उधर जा चुका है, CH2 इधर आ चुका है जो कि नंबर 2 था, एंड दिस इज नंबर 3। अब क्या करेंगे? फोर्थ प्रायोरिटी सबसे नीचे आ गई, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, 1 2 3 ट्रैवल करो, अगर घड़ी चल जाए तो R लिख दो, उल्टी घड़ी चल जाए तो S लिख दो। 1 2 3 ट्रैवल कर रहे हैं सर, ये तो घड़ी चल रही है, अगर घड़ी चल रही है तो आप आंख बंद करके इसको R कॉन्फ़िगरेशन मान सकते हैं। सो दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट इज R कॉन्फ़िगरेशन, इट्स मिरर इमेज शुड बी S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पक्का S कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी सबसे नीचे लानी, अगर है तब तो कुछ करना ही नहीं, अगर नहीं है तो आप इवन एक्सचेंज करके उस लोएस्ट प्रायोरिटी को सबसे नीचे ले आओ, यानी किसी के साथ H को पलट दो, एक पलटी हो गई, फिर किसी और को आपस में पलट दो। ऐसा करने से आप H नीचे ले आएंगे और H को नीचे लाने से 1 2 3 ट्रैवल कर लीजिए। R आ रहा है तो R बोल दीजिए, घड़ी चल रही है यानी क्लॉकवाइज है तो R बोल दीजिए, एंटी क्लॉक आ रहा है तो S। समझ के बात? क्लॉकवाइज आया तो R, एंटी क्लॉक आया तो S। कब? व्हेन लोएस्ट प्रायोरिटी इज वर्टिकली नीचे, वर्टिकली सबसे नीचे होनी चाहिए, और अगर वो है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप इवन एक्सचेंज करके उसको नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल सीधा है। इसका एक सवाल होगा जिसका आप सवाल का टेस्ट दे सकते हैं, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ये आप टेस्ट ले लेते हैं। इसका चाहे तो फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं और नहीं तो वेज डैश स्ट्रक्चर से डायरेक्टली ये निकाला जा सकता है कि वो R कॉन्फ़िगरेशन का आदमी है या S। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अगर इस वेज डैश स्ट्रक्चर में लोएस्ट प्रायोरिटी सबसे पीछे है तो आप 1 2 3 ट्रैवल करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी सबसे पीछे है, 1 2 3, यानी सर 1 2 3 ट्रैवल करने से घड़ी चल रही है, बिना सोचे आप इसको R लिख सकते हैं। यानी अगर लोएस्ट प्रायोरिटी आपसे पीछे है तब तो 1 2 3 ट्रैवल कर लीजिए, नहीं है तो कोई तो पीछे होगा तो उसके साथ उसको पलट दीजिए। कितने एक्सचेंज हुए? एक। अब 1 2 3 ट्रैवल कर लीजिए, जो आंसर आए उसका उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि एक एक्सचेंज किया है। एक एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है। तो अगर आपको कायरल कार्बन के अलोंग इवन एक्सचेंज कर दिए तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है। तो यानी अगर ये H यहां ना हो के यहां होता तो आप इन दोनों को पलट देते, पलटते ही H पीछे हो जाता। अब 1 2 3 ट्रैवल करके जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा लिख के अपना काम चला लीजिए। यानी आप चाहें तो फिशर प्रोजेक्शन से आरएस नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो वेज डैश स्ट्रक्चर से भी आप आरएस नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन से आरएस निकालने के लिए लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पर नीचे ले आइए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इवन एक्सचेंज करके नीचे ले आइए और उसके बाद 1 2 3 ट्रैवल करके अपना आंसर निकाल लीजिए। वेज डैश स्ट्रक्चर से अगर डायरेक्ट निकालना है तो सर उस केस में बड़ा आसान है, उस केस में प्रायोरिटी डालिए, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी आपसे दूर है
अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है यानी डैश लाइंस पर है, तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं है तो पहले उसको डैश लाइन पर ले आइए किसी एक के साथ पलटकर, जो कोई तो डैश लाइन के साथ होगा उसके साथ पलट दीजिए, और उसके बाद 1 2 3 ट्रैवल करके जो भी आंसर आए उसका उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि एक एक्सचेंज किया था। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या कहती? सर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बहुत सीधी सी आइसोमेरिज्म है, जिसमें बोला जा रहा था कि सर आप कह रहे थे sp2 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, यहां पर जो 2 कार्बन होंगे वो sp3 होंगे, और sp3 कार्बन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मस्त रोटेट करते हैं। सर सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मस्त नाचता रहता है। अच्छा ऐसे में अगर ये दोनों नाच सकते हैं तो क्या होगा? सर ये देखिए, अगर 2 कार्बन एटम नाच सकते हैं तो उन कार्बन एटम से ये लगे 2 ग्रुप एक दूसरे से पास हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं और दूर हो सकते हैं। सर इनफाइनाइट स्पेशल अरेंजमेंट बन सकते हैं। सो इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स दिखाई दे सकते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, क्योंकि ये तो रोटेट ही करते रहते हैं। वो स्पेसिफिक पोजीशंस जो आपको स्पेसिफिकली दिखाई जा रही हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स के बारे में पता होना चाहिए। वो है एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर मैं ईथेन की बात करूं तो ईथेन एक ऐसा आदमी होगा जिससे 6 कार्बन लगे हों, 6 हाइड्रोजन्स लगे होंगे 2 कार्बन के साथ। अगर मैं ईथेन के कन्फॉर्मर्स को दिखाना चाहता हूं तो आप समझिएगा, ये कार्बन एटम हो गया, एक ये कार्बन एटम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस कार्बन को फिक्स करके पीछे वाले कार्बन को घुमाऊं तो घुमा सकता हूं, बिकॉज इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड रोटेट करने के लिए फ्री होता है। तो ऐसे में अब आप समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो एक हाइड्रोजन ये है, इसके जस्ट पीछे ये वाली हाइड्रोजन नजर आएगी, एक हाइड्रोजन ये है, इसके जस्ट पीछे ये वाली हाइड्रोजन नजर आएगी, एक हाइड्रोजन ये है, इसके जस्ट पीछे ये वाली हाइड्रोजन नजर आएगी। यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के पीछे दूसरी हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन के पीछे तीसरी हाइड्रोजन। सर ये पक्का एक बढ़िया कॉन्फॉर्मेट बनाया गया। ये इक्लिप्स फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी दूसरे को छुपा रहा है, ग्रहण लग रहा है, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है सर, एक कार्बन को घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, जैसे ये कार्बन को घुमाएंगे तो सर सारे हाइड्रोजन एकदम साफ दिखाई देने लगेंगे। सिर्फ थोड़ा सा रोटेट करने से, यानी सिर्फ 60 डिग्री रोटेट करने से आपको सारे हाइड्रोजन बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेंगे। सर ऐसे में जब सारे हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि ये वाला अब इन दोनों के बीच में आ जाएगा सर, इसी तरह से ये वाला इन दोनों के बीच में आ जाएगा, दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ सर, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको प्योर फॉर्म, बिल्कुल साफ स्टैगर्ड फॉर्म बोला जाएगा, जो काफी स्टेबल फॉर्म माना जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर मिनिमम वैन डर वाल स्ट्रेन है और मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है। यानी बॉन्ड पेयर्स के बीच में होने वाले, जो अभी हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर, बॉन्ड पेयर्स के बीच में होने वाले रिपल्शंस की वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन डेवलप होता है, और मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स के रिपल्शंस की वजह से वैन डर वाल स्ट्रेन डेवलप होता है। यानी अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन या दूसरा प्रोजेक्शन बनाऊं जिसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहा जाता है, तो आप देखिए ये एच इसको ग्रहण दे रहा है, ये एच इसको ग्रहण लगा रहा है और ये एच इसको ग्रहण लगा रहा है। सर ये पक्का कौन सा होगा? इक्लिप्स फॉर्म। और जैसे ही आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे सर ये एकदम साफ दिखेंगे, ये एकदम साफ दिखेंगे, ये पक्का कौन सी फॉर्म बनेगी? स्टैगर्ड। अब यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी मिनिमम होंगे, ये सबसे ज्यादा दूर होंगे सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे के साथ, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म मानी जाएगी। यानी जनरली क्या बोला जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल होती, एक्सेप्ट इन वन केस। यानी स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। आप अच्छा दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर मान लीजिए यही काम आप किसी ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं तो क्या होगा? अच्छा एक सेकेंड, अगर आप इथेन के कन्फॉर्मर्स की जो बात कर रहे थे, इसमें अगर आप एनर्जी प्रोफाइल प्लॉट करें, आप देखिएगा जरा, अगर आप हर डिग्री पर एनर्जी प्रोफाइल प्लॉट करें तो ये 0 डिग्री का केस है, एक 60 डिग्री का, एक 120, एक 180, एक 240, एक 300। यानी दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डायहेड्रल एंगल, दिस इज 180, दिस इज 240 and suppose this is 300 and this again 360। अब बताइए सबसे ज्यादा जो इन दोनों के बीच का एंगल है दैट इज डायहेड्रल एंगल। अब ये बताइए इस एंगल को अगर मैं देखूं, अभी तो 0 डिग्री है, एच एक दूसरे के पीछे हैं और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एक दूसरे की वजह से सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे अनस्टेबल फॉर्म होगी, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जैसे ही आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा? जैसे आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे सर ये सबसे ज्यादा दूर हो जाएंगे, ऐसे में इसकी एनर्जी एकदम से कम हो जाएगी, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर एनर्जी कम हो जाएगी, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी,
फिर एनर्जी कम हो जाएगी, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी। ये इसका एक एनर्जी प्रोफाइल होगा जो डायहेड्रल एंगल के साथ निकाला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। तो यानी 60 डिग्री पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जीज कैलकुलेट करूं तो इसकी इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म की कंफॉर्मर्स की एनर्जीज ऐसे देखने को मिलेंगी। और ये सेम कहानी आप ब्यूटेन के लिए भी कर सकते हैं। ब्यूटेन को अगर आप देखें तो सर ये CS3 ये CS3 बहुत दूर है सर, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस मिनिमम है सर, और मॉलिक्यूल्स के रिपल्शंस भी मिनिमम है क्योंकि ग्रुप्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हैं। ऐसे में सर बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, ये फुली इक्लिप्स फॉर्म होगी और इस इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी सबसे कम होगी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा सर, ये H उधर चला जाएगा, ये देखिए H उधर आ गया है, ये ऐसे, ये वाला H उधर चला गया, ये CS3, इसी तरह से ये CS3 इधर आ गया। तो सर अब क्या होगा, अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ने लगी। क्लियर है। इसी तरह से फिर और 60 डिग्री रोटेट करेंगे, ये देखिए अब फिर वही हुआ सर, बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं सर, इनकी वजह से रिपल्शंस थोड़े से बढ़ेंगे, बट बॉन्ड पेयर की वजह से थोड़े कम हो जाएंगे। यानी ये 60 डिग्री रोटेट करने से सर ये जो आपको फॉर्म मिलेगी ये ग्रहण वाली फॉर्म मिलेगी। क्यों? क्योंकि CS3 H को ढक रहा है, H को ढक रहा है, ये H CS3 को ढक रहा है, लेकिन ये सर पार्शल है सर, क्योंकि CS3 और H को पूरी तरह से नहीं ढका जा सकता। दिस इज पार्शियली इक्लिप्स, समझ रहे बात को, ये पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म होगी। CS3 H को, H जो है वो CS3 को पूरी तरह से नहीं ढक सकता, तो इसका मतलब युवा दिस इज पार्शियली इक्लिप्स, समझ रहे हैं। अब यहां पर आते हैं, ये जो फॉर्म बनाई गई है दिस इज गॉज फॉर्म, ना ये इक्लिप्स है ना ये स्टैगर्ड है सर, ये गॉज फॉर्म है। इसी तरह से यहां देखें, अरे सर ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल आ गए, बिल्कुल ढक लेंगे, H को ढक लेगा, H को ढक लेगा, CS3 को ढक लेगा सर, ये फुली इक्लिप्स फॉर्म, कोई शक नहीं है, दिस इज फुली इक्लिप्स फॉर्म। ये फुली इक्लिप्स फॉर्म होगी, हाईली अनस्टेबल होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के सबसे करीब हैं और बॉन्ड पेयर की भी सबसे करीब हैं। हाईएस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन एंड वैन डर वाल स्ट्रेन, हाईएस्ट टॉर्शनल एंड वैन डर वाल स्ट्रेन आपको यहां देखने को मिलेगा। ये लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगी जो कि फुली इक्लिप्स्ड होगी। बात समझ रहे हैं। अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल प्लॉट करता हूं तो क्या निकल के आएगा इसका एनर्जी प्रोफाइल सर, ये देखिए सर, इस बार दो फॉर्म्स बनेंगी, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 है, ये 180 है, ये 240 है, ये 300 है, ये 60 हो गया, ये 120 डायहेड्रल एंगल है, ये 180 है, ये 240 है, ये 300 है और ये वापस 360 है। तो साफ दिखाई देता है जब आप 0 डिग्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि CS3 को ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। जब आप नेक्स्ट 60 डिग्री पर जाएंगे तो आपका पार्शियल इक्लिप्स, जिसको आप इस गॉज फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी तो फुल इक्लिप्स फॉर्म में होगी। आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी तो फुल इक्लिप्स फॉर्म की होगी। ये भी इक्लिप्स फॉर्म है बट ये पार्शियल है, पार्शियल की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी इसकी है। तो यानी 60 डिग्री रोटेट करने पर दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म नहीं थी, ये दोनों दूर थे, ये स्टैगर्ड फॉर्म थी। दिस इज स्टैगर्ड, सबसे कम एनर्जी वाली। यानी अगर मैं इक्लिप्स फॉर्म से 60 डिग्री रोटेट करता चलूं तो देखिए आप कहां पहुंचेंगे। इक्लिप्स फॉर्म से आप 60 से, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो आप जैसे 60 डिग्री रोटेट करेंगे अब आप कहां पर आएंगे, अब आप ऐसे आदमी के पास पहुंचेंगे जहां पर एनर्जी थोड़ी सी तो ज्यादा होगी लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होगी। यानी इक्लिप्स फॉर्म से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वैन डर वाल स्ट्रेन कम होने लगेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन कम होने लगेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी कम, लेकिन सबसे कम नहीं। बात समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे कम तो स्टैगर्ड फॉर्म में होगी जो 180 डिग्री पर दिखाई देगा। यानी यहां से आप नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, 60 डिग्री पर उतरने के बाद आपकी एनर्जी जो है वो कम होने लगेगी। फिर क्या होगा, फिर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर क्या होगा, फिर आपकी एनर्जी 120, फिर आपकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर क्या होगी, फिर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर क्या होगा, फिर आपकी एनर्जी कम होगी और फिर आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। समझिए जरा बात को। यानी ये वो फॉर्म्स होंगी जो 60 डिग्री वाली फॉर्म्स हैं, 60 डिग्री वाली जो फॉर्म्स है हमारी, और ये हमारी 300 डिग्री वाली फॉर्म्स हैं जहां पर आप गॉज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जहां पर आप गॉज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पर आपकी एनर्जी कम, जहां आप फुली स्टैगर्ड फॉर्म में आ रहे हैं वहां पर आपकी एनर्जी सबसे कम है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज डायहेड्रल एंगल। और जहां आप इक्लिप्स फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे CS3 जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो वहां पर आपकी एनर्जी मैक्सिमम देखने को मिल रही। सो यहां पर आपकी एनर्जी सबसे कम,
जो ये आपके फॉर्म्स हैं, दे आर पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म, दे आर पार्शियल इक्लिप्स्ड, ये पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म्स हैं, समझिए बात को। और ये वाला फॉर्म हमारा सबसे कम एनर्जी का है, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। और ये हमारा सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज फुल इक्लिप्स, जिसको आप इक्लिप्स भी बोल सकते हैं, फुल इक्लिप्स फॉर्म। यानी ये तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा एनर्जी का जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो यही बनना चाहिए। एंटी फॉर्म जिसको स्टैगर्ड बोला जाता है, ये सबसे अच्छी, फिर उसके बाद गॉच की एनर्जी होगी सबसे खराब, दैट इज एनर्जी वाइज, अगर स्टेबिलिटी की वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छी ये, फिर गॉच, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स की एनर्जी तो सबसे खराब। यानी अगर बात करें तो ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर है? एक केस जो मैंने लिखा था वो कौन सा था? एक केस ऐसा है जिसमें गॉच फॉर्म थोड़ी स्टैगर्ड से भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अगर मैं बात करूं, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, दिस इज स्टैगर्ड। सबसे अच्छा इसी को होना चाहिए क्योंकि यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम है, वैन डर वाल स्ट्रेन सबसे कम है। लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो है इसी डायोल की ये हो सकती है, क्योंकि यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप समझिएगा, इससे, जिसको आप गॉच फॉर्म बोल सकते हैं, ये फॉर्म थोड़ी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दिस इज इंट्रा HB, इस इंट्रा HB की वजह से गॉच जो होती है वो कभी कभी इस इक्लिप्स से, सॉरी, स्टैगर्ड से भी बेटर मानी जाती है। लेकिन यही एक केस ऐसा होगा जिसमें गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल, अदरवाइज स्टैगर्ड फॉर्म्स हमेशा सबसे अच्छी होती है क्योंकि उनमें वैन डर वाल स्ट्रेन भी सबसे कम होता है और टॉर्शनल स्ट्रेन भी सबसे कम देखने को मिलता है। अदरवाइज ड्यू टू दिस इंट्रा समटाइम्स गॉच आर बेटर देन स्क्यू। तो ये एक बड़ा सीधा सा टॉपिक है, बड़े सीधे से कहानी है, आप थोड़ा सा इसमें अकल लगाइए, थोड़ा सा रिवीजन करिए, मुझे लगता है सारे बच्चे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एक तरीके से इसको रिवाइज किया जाए तो एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। तो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को फिर जल्दी लेके आते हैं, सब लोग बढ़िया से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।